खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। यह बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे साथ देश भर के रिपोर्टर्स जुड़ते हैं जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से हमें रूबरू कराते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर हो किसी और खबर को, हमारे रिपोर्टर पहुंचाते हैं सबसे पहले सटीक जानकारी, सबसे पहले आप तक। इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे करते हैं विस्तार से चर्चा। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात क्या हैं, वहां पर क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हमारे रिपोर्टर्स हमें बताते हैं। 4 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी, बिहार से श्रीकांत प्रत्यूष और अरविंद पालावत हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा संदीप भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सबसे पहले मैं श्रीकांत आप ही के पास आता हूं। बिहार से क्या खबर है आपके पास आज, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार पूरे देश में है। 1 लाख को पार कर चुका है यह आंकड़ा, वाकई चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। कोरोना को लेकर क्या अपडेट है और क्या खबर है बिहार से आज? देखिए, प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से बिहार आना शुरू है, उसके साथ ही संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और अब तक 700 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए गए हैं। ये रैंडम जो सैंपल लिया गया है उसमें ये संक्रमण पाया गया है। अगर सभी प्रवासी मजदूरों की जांच की जाए तो ये संख्या बढ़ सकती है। तो अभी तक जो संख्या है प्रवासी मजदूरों की और उनका जो रैंडम टेस्ट लिया जा रहा है उसमें 20 से 25% लोग संक्रमित हैं और उनकी वजह से ये चुनौती बढ़ गई है। और अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 53,361 सैंपल की जांच की जा चुकी है और 1674 पॉजिटिव सैंपल आए हैं और अब तक 571 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ है, संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है और परेशानी ये है कि ट्रेन से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनको रेलवे स्टेशन से, बसों से उनके ज़िले के क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहता है और प्रवासी मजदूर बस से उतरकर अपने घर चले जाते हैं। कई जगहों से खबर आ रही है कि जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर खाने पीने, रहने, उठने बैठने, सोने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भाग गए प्रवासी मजदूर। कल ही भागे हैं, करीब 150 प्रवासी मजदूर भाग चुके हैं मोतिहारी में। तो मोतिहारी के क्वारंटाइन सेंटर से 150 मजदूर भाग गए, प्रवासी भाग गए, अपने घर चले गए। उनमें से कई लोग संक्रमित होंगे और गांव में जाकर संक्रमण को बढ़ा देंगे। तो जो गांवों को संक्रमण से बचाने की कोशिश थी सरकार की, वो फेल होती हुई दिख रही है। पंचायत प्रतिनिधि को दिया गया है जिम्मेवारी कि जो बाहर से लोग आए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, उनको क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन मुखिया हाथ खड़ा कर ले रहा है कि 150 लोगों को जो क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए हैं उनको कैसे खोजे, कहाँ जाए, किसको किसके घर से पकड़ कर लाए। तो हाथ खड़े कर दिए हैं। तो हजारों लोग होंगे ऐसे जो रेलवे स्टेशन से सीधे अपने घर भाग गए हैं और क्वारंटाइन सेंटर नहीं पहुंचे हैं और उनकी वजह से संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि 10वीं मरीज की मौत हो गई है, यानी कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बिहार में 10 हो गई है। और ये मरीज और खगड़िया से ये मरीज है, खगड़िया में दिल्ली से आया था प्रवासी मजदूर और वहीं पर उसकी मौत हुई है। और खबर ये भी है कि वैशाली के हाजीपुर राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय के आइसोलेशन क्वारंटाइन सेंटर में एक मजदूर की मौत हो गई है। वहाँ मौत नहीं हुई है, आत्महत्या कर ली है, उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी है। सवाल ये उठ रहा है कि आइसोलेशन सेंटर में प्रवासी मजदूर ने क्यों आत्महत्या की, ये भी सवाल उठ रहा है। तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं और बांका जिले से भी खबर आ रही है कि वहाँ भी संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। और इस बीच बिहार सरकार के तरफ से एक जो आंकड़ा जारी किया गया है कि अब तक 1 करोड़ 31 लाख जो राशन कार्डधारी हैं उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपया भेजा जा चुका है और 13,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं था, उनके खाते में भी 1-1 हज़ार रुपया बिहार सरकार भेज चुकी है। और बिहार सरकार का कहना है कि जो बाहर फंसे हुए प्रवासी हैं, कम से कम 20 लाख लोगों की मदद बिहार सरकार कर चुकी है। तो बिहार में अभी तो 6 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर आए हैं, अभी 20, 25, 30 लाख आने वाले हैं।
तो जब वो आएंगे तब कितनी समस्या बढ़ेगी इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। और इस बीच इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार में तो चुनाव है 4 महीने बाद, तो राजनीति भला कैसे नहीं होगी। तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया और कहा कि सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी में बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना चाहिए। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों से बातचीत कर चुके हैं, उनको चुनाव की तैयारी में लग जाने का निर्देश दे चुके हैं। तेजस्वी यादव भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के नेताओं से बैठकें करेंगे, उनको चुनाव का दिशा निर्देश देंगे। तो बिहार पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आता हुआ दिख रहा है। और सोनिया गांधी कल बात करेंगी विपक्ष के नेताओं से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। जीतन राम मांझी उसमें शामिल होंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी, जिनकी वीआईपी पार्टी है, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि महागठबंधन में कहीं दरार तो नहीं आ गई? क्या महागठबंधन का मतलब अब बिहार में केवल कांग्रेस और आरजेडी है? ये भी सवाल उठने लगा है। तो बिहार की राजनीति तेज हो गई है और जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई लिखाई ठप है, आपको पता ही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी टेक्स्ट बुक का डिजिटल एडिशन निकालने के लिए कहा है ताकि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके, बच्चे घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो ये है आज की बिहार की खास खबरें जिस पर जनतंत्र टीवी की नजर रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी खबरें आज श्रीकांत आपने बताई। और अब मैं रुख कर लेता हूं लखनऊ का। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, प्रवासी मजदूरों की समस्या सिर्फ बिहार ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है। और उत्तर प्रदेश में तो सूरत हाल ये हो गया कि खुलकर इस पर अब राजनीति हो रही है। बिल्कुल, देखिए बीते सप्ताह पूरे इस मामले पे श्रमिकों के बसों को लेकर के, श्रमिकों को लाने ले जाने को लेकर के लगातार सियासत होती रही। चाहे वो बसों की जो प्रियंका गांधी की लिस्ट भेजी गई हो प्रदेश सरकार के द्वारा, 100 से अधिक बसों को फर्जी बताया गया, जिसका है तो खास करके जिसका टेम्पो, टैक्सी या अन्य चीज वाहन उसके निकले। इसके साथ साथ कई ऐसे थे जिसके फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं थे। उसको लेकर के 3-4 दिन सियासत होती रही। हालांकि बस वापस चली गई, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ आगरा में संक्रमण फैलाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था धारा 188 और 269 के तहत। उसके बाद जैसे ही कल उनको जमानत जब मिली, लखनऊ में भी उनके खिलाफ जो वाहन उपलब्ध कराए गए थे उस पर भी आरोप था कि जो वाहन उपलब्ध कराए गए थे उसमें धोखाधड़ी किया गया है। जो वाहन दिए गए हैं वो कागजों में नहीं थे। 200 से आगे आसपास जो वाहन थे वो या तो टैक्सी के थे या फिर टेम्पू थे, एम्बुलेंस थे, मोटरसाइकिल थे या फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं थे। इसको लेकर के पूरी जांच करने के बाद परिवहन विभाग के आरटीओ लखनऊ जो है आरपी त्रिवेदी ने मुकदमा दर्ज कराया था 420, 467, 468। तो जैसे कोर्ट से वहां जमानत मिली, तत्काल उनको फिर से हिरासत में ले लिया गया। लखनऊ की पुलिस, कृष्णानगर के एसीपी दीपक सिंह के नेतृत्व में पुलिस देर रात लखनऊ लेकर के आई। उनका मेडिकल करने के बाद फिलहाल उनको अस्थायी जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अब आज देखना होगा उनकी जब बेल पड़ेगी तो उस पर सुनवाई क्या होगी। लेकिन जो आरोप उनके ऊपर है खास करके 467 और 68, इसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। तो जमानत मिलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन चूंकि राजनीतिक रंग है तो हो सकता है बेल पे आज सुनवाई हो, जमानत उनको मिल जाए। लेकिन इसको लेकर के लगातार सियासत तो आज प्रियंका गांधी ने अपने 50,000 कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े और ये प्रदेश की जो समस्या है श्रमिकों को लेकर के सियासत है, इस पे बातचीत होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमित के जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव है, टोटल मामले तो 5200 से ज्यादा हो गए, लेकिन जो एक्टिव है उसमें से आधे से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की संख्या है। वो सरकार के लिए चिंताजनक बनी हुई है। कल भी 294 जो केस आए 200 प्रवासी मजदूरों के। सबसे स्थिति बाराबंकी लखनऊ से सटे वहां की भयावह हो गई जब एक बैग 92 केस सामने आए हैं। उसको लेकर के वहां हड़कंप मचा हुआ है, चूंकि लखनऊ से सटा जिला है और 94 केस सामने आए। हालांकि केस सामने आए लेकिन देर रात डीएम ने इसकी पुष्टि की। इतनी देर इसको लुका छिपी का वहां खेल चलता रहा, लेकिन चूंकि जब सूची पूरी लीक हुई लखनऊ से तब उसके बाद देर रात उनको सफाई देनी पड़ी। तो इसको लेकर के बड़ी जो कोरोना संक्रमित है इसको लेकर के मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर के बाद बैठक करने जा रहे हैं। और लॉकडाउन 4 के साथ साथ आज लखनऊ की करीब 50,000 दुकानों को खोला जाएगा। कुछ
शर्तों के साथ है और कुछ एरिया जो प्रतिबंधित है, अमीनाबाद के साथ साथ जो कैसरबाग है जहां हॉट स्पॉट, जहां कोरोना संक्रमित के ज्यादा केस है, उसको छोड़ करके नाई की दुकानें भी खोलने के लिए लखनऊ में निर्देश दिए गए हैं, चाहे मिठाई की हो, लेकिन उनको एक शर्त है कि उनको सैनिटाइज करना होगा, सभी वो प्रिकॉशन उनको दुकानों पे रखना होगा। इसके साथ साथ चाहे ग्लव्स हो, अगर ये नहीं है या मास्क नहीं है तो आप ना तो दुकानदार दुकान खोल सकेगा ना लेने वाला, ये भी शर्त रखी गई, नहीं तो उस पर जुर्माना लगेगा। दूसरी तरफ एक पेट्रोल पंपों से जिला प्रशासन ने कहा है कि जो मास्क ना लगाए हों उनको पेट्रोल पंप न दिया जाए, तो नो मास्क नो फ्यूल का फार्मूला लखनऊ में लागू किया गया है। दूसरी तरफ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार, चूंकि इस समय बहुत सख्त जरूरत है, ऐसे में इससे पहले भी सरकार जो 50 करोड़ मास्क बनाने का ग्राम विकास विभाग को खादी ग्रामोद्योग ने कपड़ा उपलब्ध कराया था, वो स्वयं सहायता समूह यानी जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती, उनके जरिए सरकार ने उसको सिलाया था, उनको उसके लिए बाकायदा उसका भुगतान भी किया गया था। अब सरकार ने निर्णय लिया है जो स्कूली बच्चे हैं उनका ड्रेस भी वही सिलेंगी, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री सीधे उन खातों में पैसा अभी 10 बजे ट्रांसफर करेंगे और करीब 1 करोड़ के आसपास ऐसे ड्रेस को महिलाओं से स्वयं सहायता समूह के जरिए सिलाया जाएगा कि उनको रोजगार मिलता भी रहे। और चूंकि जो स्थिति है रोजगार को लेकर के या आम लोगों की आर्थिक स्थिति है, पलायन करके घर पहुंच गए हैं, तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। और इसके साथ साथ मनरेगा में कैसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिया जाए उस पर भी सरकार विचार कर रही है। लेकिन जो स्थिति प्रदेश की कोरोना की लगातार जो संक्रमित स्थिति बढ़ती जा रही है, 300 से ज्यादा या करीब 300 के करीब जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के चिंता जरूर बनी हुई है। प्रदेश सरकार ने रेड जोन में कई जिलों को घोषित किया, जिसमें कानपुर के साथ साथ मेरठ है, हालांकि लखनऊ को उससे बाहर रखा गया है। लेकिन अन्य जो जिले हैं जहां संक्रमित मरीज जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार जिला अधिकारियों से कहा है कि उनकी जिनमें भी कुछ संदिग्ध लक्षण है तत्काल उनको क्वारंटीन करके उनके सैंपल लेकर के पूरी जांच कराई जाए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, सबकी जांच होनी चाहिए और कोशिश भी यही है कि कोरोना का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो, इसे खत्म किया जाए, इसीलिए प्रयास भी राज्य सरकारें लगातार कर रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। संदीप भाटी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली और एनसीआर की खबर देंगे, इसके अलावा राजस्थान चलेंगे, अरविंद पलावत भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या बड़ी खबरें राजस्थान की वो जानकारी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 4 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, आज की बड़ी खबरें क्या हैं लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। अब सीधे रुख कर लेते हैं राजस्थान का, अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या बड़ी खबरें आज राजस्थान की? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में यदि कोरोना को लेकर बात की जाए तो कोरोना के जो 83 नए मरीज हैं वो आज सुबह 9 बजे की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें यहां पर सामने आए। इसके साथ ही जो संख्या बढ़कर 6098 लोगों की अब तक हो चुकी है। और आज सुबह जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इसमें नागौर के 8 लोग शामिल है, जबकि राजसमंद के 16, उदयपुर के 10, झालावाड़ का 1 व्यक्ति इसमें शामिल है, जबकि जयपुर के 8, अलवर के 4 और कोटा के 2 लोग इसमें शामिल है, जबकि भीलवाड़ा के 2, डूंगरपुर में लगातार जो मामला बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और 28 जो केसेस हैं वो आज सुबह भी नए यहां पर सामने आए हैं। अजमेर में 2, झुंझुनू में 2, बीकानेर में 6 और जैसलमेर में 1 और बाड़मेर में 2 लोग यहां पर सामने आए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का एक जो व्यक्ति है वो जो यहां राजस्थान के हॉस्पिटल में एडमिट था उसकी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से जो संख्या है वो 6098 हो चुकी है। लगातार जो आंकड़ा है मरीजों का वो यहां पर बढ़ता जा रहा है। और डूंगरपुर और पाली 2 ऐसी जगह है जहां माइग्रेंट जो लेबर है उसके कारण लगातार जो सिलसिला है इनका कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का वो काफी ज्यादा है। हालांकि कल एक राहत की बात जरूर रही, जहां पर रोज पिछले 2 दिन से करीब 300 का आंकड़ा जो है वो यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज का क्रॉस हो रहा था। और पिछले 4 दिन से जो उससे पहले के जो 4 दिन थे लगातार 200 से ज्यादा मरीज यहां पर मिल रहे, तो कल 170 मरीज यहां पर मिले। कुछ राहत इसे जरूर कही जा सकती है, लेकिन लगातार जो मरीज हैं उनकी जिस तरह से संख्या बढ़ रही है एक चिंता की बात भी यहां पर है। लेकिन कल की तुलना में यदि परसों की तुलना में यदि बात करें कल के मरीजों की तो काफी कुछ राहत यहां पर है, क्योंकि 338 मरीज मिले थे परसों और कल 170 जो कोरोना पेशेंट्स है वो यहां पर सामने आए। इसके साथ ही एक राहत की बात ये जरूर यहां पर है कि जो राजस्थान में जो रेट ऑफ रिकवरी है वो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिकवरी यहां पर है। 3421 जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और इनमें से 3031 को यहां पर जो है अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिनकी
क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी, और 2527 जो अब एक्टिव केसेस है वो यहाँ पर है। लेकिन एक बड़ी बात की, जिस तरह से माइग्रेंट लेबर जो है, माइग्रेंट राजस्थानीज जो हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उनमें इस तरह का जो मिलने का सिलसिला है कोरोना पॉजिटिव वो जारी है और 1031 यहाँ पर संख्या हो चुकी है। देखिए, पहले एक अच्छी चीज यहाँ पर सामने आ रही थी कि जो एक्टिव केसेज है राजस्थान में वो नहीं बढ़ रहे थे, करीब 1400 के आसपास रहे थे। लेकिन अब करीब 1000 जो केसेज है वो पिछले 6 दिनों में यहाँ पर बढ़ चुके हैं। पिछले 6 दिन में जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ा, उसके साथ ही जो एक्टिव केसेज है वो यहाँ पर बढ़ गए। और हालांकि जो रेट ऑफ रिकवरी है उसमें कुछ रोक यहाँ पर रही, क्योंकि जिस तरह से लगातार नए नए मरीज मिले उसके कारण संक्रमण का खतरा भी बढ़ता गया, और कुछ जो पॉजिटिव मरीज थे उनकी कुछ लोगों की जो रिपोर्ट है वो वापस से जो है पॉजिटिव आई है। तो ऐसी स्थिति में जो रेट ऑफ रिकवरी है वो यहाँ पर हल्की कुछ कम हुई है। लेकिन जिस तरह से 7 दिन पहले की यदि बात करें तो राजस्थान की रिकवरी रेट हाईएस्ट थी, और अभी भी इंडिया के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिकवरी राजस्थान की है। साथ ही राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जिससे सबसे ज्यादा सैंपल्स है वो अब तक लिए हैं, और अब तक आपको बता दूं कि राजस्थान ने 2,65,000 लोगों की यहाँ पर जांच की है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार जुटे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, चाहे अधिकारियों के साथ हो चाहे मंत्रियों के साथ हो। और एक बैठक भी कल उन्होंने की, और उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ता है, जिसको होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है, और यदि वो इस रूल को तोड़ता है तो उसको जो संस्थागत क्वारंटाइन है, जो गवर्नमेंट की ओर से जो निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर्स है वहां पर रखा जाएगा। साथ ही यदि ऐसे नियमों का जो अवहेलना करता है उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है। तो वहीं राजस्थान, देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करें या पूरे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होती है, और ऐसी स्थिति में बिजली की खपत जो है वो भी काफी ज्यादा इस दौरान बढ़ जाती है। और यदि अभी की बात करें तो बिजली की खपत है वो काफी बढ़ चुकी है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि मई मिड चल रहा है, मई लास्ट चल रहा है, और इस दौरान लू के जो थपेड़े हैं वो काफी तेज यहाँ पर होते हैं, काफी तेज लू चलती है। लेकिन इसमें कुछ राहत है, हालांकि मौसम विभाग की ओर से 4 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार बिजली की छीजत को रोकने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, और ये कहा है कि हर एक फीडर पर जो हर एक कर्मचारी है उसकी लाइबिलिटी तय होनी चाहिए, और यदि कहीं पर छीजत होती है तो उसके लिए उसे जिम्मेदार प्रयास करने होंगे, तभी हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। आप सीधे रुक कर लेते हैं, संदीप भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए, दिल्ली एनसीआर की खबर देंगे। संदीप, दिल्ली में तो लॉकडाउन 4.0 में काफी कुछ छूट दी गई है सरकार की तरफ से, और क्या बड़ी खबरें आज की? जी शंकर, अगर सबसे पहले शुरुआत कर ले कोरोना अपडेट की, तो अगर वहीं दिल्ली की आपको बात बताऊं तो दिल्ली में लगभग 11,000 से जो ज़्यादा कोरोना जो केसेस हैं, वहीं 534 नए मामले जो आए पिछले 24 घंटे के अंदर, 534 लगभग जो नए मामले आए हैं। वहीं अगर मरने वालों की संख्या बात कर ली जाए तो 176 लोगों की अभी तक दिल्ली में मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा अपडेट रहेगा वो ये है कि जो दिल्ली में अभी तक जो पूरी दिल्ली थी वो रेड जोन में थी। लगभग 11 जो जिले हैं दिल्ली के वो सभी रेड जोन में थे, लेकिन अब दोबारा से सरकार उन सब जोन्स पर विचार करने वाली है और दोबारा से एक नया ग्राफ तैयार करने वाली है, जिसमें ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन शामिल किए जाएंगे। वहीं आपको बता दूं कि जो रेड जोन है उन केवल उन्हीं एरिया को बनाया जाएगा जहां पर जो कोरोना केसेस जो एक्टिव हैं, और उसके आसपास का जो लगभग 1 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा उसे ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। और वहीं बाकी जो अन्य इलाके हैं जहां पर दिल्ली में बहुत जो कोरोना केसेस नहीं है उन सबको ग्रीन जोन में रख दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही थी लोगों को, क्योंकि रेड जोन में होने के बाद उन्हें पूरी तरह से जो छूट है वो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जब सरकार इस ग्राफ को दोबारा से तैयार करेगी तो जो ग्रीन जोन में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से छूट मिल पाएगी। वहीं अगर दूसरी अपडेट की बात कर ली जाए तो आज से जो पार्क हैं उनकी शुरुआत कर दी है दिल्ली सरकार की तरफ से। जो आम लोग हैं वो पार्क में भी जा सकते हैं। जो पार्क की जो हालांकि टाइमिंग बांध दी है, साथ ही कुछ नियम रखे गए हैं। अगर टाइमिंग की बात कर ली जाए तो सुबह 7 बजे से 10 बजे का समय रखा गया और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे का समय रखा गया। लगभग 3 घंटे सुबह में और 3 घंटे शाम में आपको मिलेंगे कि जब आप अपने आसपास के जो पार्क है उनमें जा सकते हैं। हालांकि इसमें लोधी गार्डन, साथ ही आईपी स्टेट का जो पार्क है, ये तमाम जो बड़े बड़े पार्क हैं इनमें भी जो जाने की जो छूट है वो रखी गई है। साथ ही रूल्स जो रखे हैं कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो रखना जरूरी है। वहीं इसकी तरफ आगे बढ़ते चले तो आप देखेंगे कि लगभग जो श्रमिक हैं दिल्ली के अंदर उनकी जो संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर दिल्ली सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चला रखी थी उसमें कल आंकड़े निकलकर सामने आए। जो डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, उनकी तरफ से बताया गया कि 19 मई तक लगभग 4 लाख जो श्रमिक हैं देश भर के, उन्होंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराए जिनको अपने अपने घर लौटना है। लेकिन ये जो श्रमिक हैं 4 लाख की जो संख्या, इसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या निकलकर सामने आई वो बिहार के श्रमिकों की है। बिहार के लगभग 2 लाख श्रमिक है और वहीं यूपी के
1,75,000 लोग हैं जो अपने अपने घर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में डिप्टी सीएम की तरफ से रेलवे को एक लेटर लिखा गया और उसमें लगभग 262 जो ट्रेन है वो मांगी गई है सरकार से कि 262 ट्रेनों की उन्हें जरूरत पड़ने वाली है तमाम जो श्रमिक हैं इनको अपने अपने घर पहुंचाने के लिए। वहीं आपको बता दूं कि जैसे 1 जून से जो नॉन एसी 200 ट्रेनें चलने वाली हैं तो इनको लेकर सरकार की तरफ से और छूट दी जा सकती है। लगभग जो ट्रेन के स्टेशन हैं उनके आसपास में तमाम जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की बात की जा सकती है। साथ ही चाहे वो किराने की दुकान हो या रेस्टोरेंट हो छोटे मोटे या फिर दवाई की दुकानें हो तो इनको भी जो खोलने की जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। तो ये रही अपडेट। वहीं दूसरी तरफ अगर बढ़ते चले हैं तो दिल्ली में लगभग अगर बात कर ली जाए तो ये सारे जो अपडेट्स हैं। वहीं अगर नोएडा की तरफ आगे बढ़े तो नोएडा में लगभग 293 कोरोना केसेस अभी तक मिले, लेकिन इसके सबसे बड़ी बात ये राहत की बात ये है कि 293 में से 207 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं अभी तक। लगभग 81 जो मरीज हैं जिनका उपचार जो अभी लगातार जारी है। साथ ही इसके साथ लॉकडाउन 4.0 की कल नई गाइडलाइंस नोएडा में भी जारी की गई। उन गाइडलाइंसों में साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से छूट जो अन्य राज्यों में दी गई है, अन्य जगहों या जिलों में दी गई है यूपी के, उसी तरह की छूट भी नोएडा में भी दी जा रही है। हालांकि नोएडा में जो धारा 144 है वो 31 मई तक बढ़ा दी गई है। तो इसके साथ ही टाइमिंग रखी गई है दुकानें खोलने की भी। साथ ही दुकानदारों से हिदायत दी गई कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। और साथ ही अगर यात्रा की बात कर ली जाए, लड़ सकते हैं। एक बड़ी बात आपने संदीप ये कही कि रिकवरी रेट जो है वो हमारा अच्छा है। पंकज, संदीप भाटी, अरविंद और श्रीकांत प्रत्युष, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के बीच में आप सभी लोग सबसे पहले सटीक खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।